हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 22। अब नेक्स्ट। ऐसे अचानक गाड़ियां रुकने से ध्रुति और कायरा थोड़ी डर गई और ड्राइवर को देख बोली, क्या हुआ काका, सब ठीक है ना? ड्राइवर ध्रुति से बोला, जी हुकुम रानी साहब, पता नहीं आगे की गाड़ियां रुकी हुई है, आप गाड़ी में ही बैठ जाइए, हम देखते हैं। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर देखने चला गया। तभी ध्रुति को काव्यांश का फोन आया। काव्यांश का फोन देख ध्रुति के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया। उधर से काव्यांश की आवाज आई, हुकुम रानी साहब, आप महल पहुंच गई? ध्रुति, जी नहीं हुकुम साहब, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, बस यही रास्ते में है। पता नहीं क्या हुआ है, सब गाड़ियां रुकी हैं। तभी वहां ड्राइवर आया जो बहुत डरा हुआ था। कायरा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ काका, आप इतने डरे हुए क्यों है, सब ठीक है ना? कायरा की बात पर ड्राइवर घबराते हुए बोला, नहीं बेटा, वो माधवगढ़ के राजा विशाल ने हम पर हमला किया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी बात सुन कायरा और ध्रुति थोड़ी डर गए। ध्रुति के दूसरी साइड काव्यांश ने भी ये बात सुन ली थी। उसने जल्दी से फोन रखा और अपने केबिन से निकलते हुए क्रूश को सब कुछ बता दिया और वो दोनों जल्दी से वहां से जाने के लिए निकल गए। ड्राइवर ने जैसे कार स्टार्ट की उसी वक्त बहुत सारे आदमियों ने उनकी कार को घेर लिया। ये देख वो तीनों डर गए। तभी वहां विशाल आया और उसने कार का डोर ओपन करके ध्रुति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कार से बाहर निकाला और अपने सामने खड़े कर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या भला की खूबसूरती है तुम्हारी, बहुत मजा आएगा उस काव्यांश को तड़पते हुए देख। ध्रुति उसकी बात सुन बहुत गुस्सा हो जाती है और खींच कर उसके गाल पर तमाचा मार देती है। तमाचा इतना जोरदार था कि उसकी आवाज उस सुनसान मैदान में गूंज गई। विशाल ने अपने गालों पर हाथ रखा और ध्रुति को देख नफरत से बोला, सिर्फ तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे, मैंने मेरे भाई और बाबा साहब को खोया है, तो आज तू भी तुम्हारे पति को खो देगी, वो भी सबके सामने। इतना कहकर विशाल ने ध्रुति के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा कर बोला, अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ध्रुति उसे छूटने के लिए झटपटाने लगी और उसे अपने आप से दूर करने लगी, लेकिन विशाल की पकड़ ध्रुति के बालों पर काफी मजबूत थी, जिस कारण ध्रुति को बहुत दर्द हो रहा था। विशाल धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगा था। जब उसके और ध्रुति के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था, तभी विशाल के सर पर किसी ने जोरदार वार किया। वो वार इतना तेज था कि विशाल जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुति एक देख थोड़ा सा लड़खड़ा गई। विशाल के गिरते ही ध्रुति ने सामने देखा तो सामने काव्यांश अपने आंखों में अंगारे लिए खड़ा था। उसके गुस्से की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां खड़े सभी को पसीने छूट गए थे। काव्यांश विशाल के सीने पर अपना पैर रख मसलते हुए बोला, किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरी मोहब्बत पर नजर डाले, और जिस किसी ने भी ये किया उसकी आंखें इस दुनिया देखने से पहले ही गायब हो चुकी हैं। तुम्हें क्या लगा उस दिन तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया था? ना ना ना, मैं भी देखना चाहता था विशाल प्रताप सिंह में कितना दम है। कोशिश तो सब करते हैं लेकिन सबको हासिल ताज नहीं होता। शोहरत तो कोई भी कमा ले पर राजपूतों वाला अंदाज किसी में नहीं होता। काव्यांश जो विशाल के सीने पर जोर से अपना पैर मसल रहा था, जिस कारण अब विशाल के मुंह से खून निकलने लगा था। उसने अपने मुंह में आए खून को थूकते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुझ में राजपूत होने का, खुद को शेर बोलता है तू। फिर हंसते हुए बोला, याद रख शेर का भी आखिरी दिन आता है, और जब वो दिन आएगा ना उस दिन तुम भी बुरी मौत मरोगे। विशाल की बात सुन काव्यांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ध्रुति, कायरा, क्रूश और वहां खड़े सब आदमी बुरी तरह से कांप गए। काव्यांश इस वक्त किसी सन के आदमी की तरह लग रहा था जो बस हंसे जा रहा था। काव्यांश हंसते हंसते एकदम से रुक गया और दहाड़ते हुए रौब से बोला, दुश्मन तो बहुत है मेरे, पर वो कहते हैं ना शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता, और जिस दिन इस शेर का शिकार होगा उस दिन इस राजस्थान में और शेर पैदा होंगे जो तुम जैसे कुत्तों के लिए महादेव का अवतार लेंगे। विशाल अब तक उनकी बात सुन थोड़ा डर तो गया था, पर वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। लेकिन उसने आसपास देखा पर उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वो खुद को बचा सके।
इसलिए उसने पास खड़ी ध्रुति का पैर जोर से खींच लिया, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही काव्यांश ने उसे पकड़ लिया। और इसी बीच काव्यांश के पैरों का दबाव विशाल की छाती पर ज्यादा हो गया, जिससे उसकी सांसें एकदम से फूलने लगी। ये देख काव्यांश ने अपना पैर उसके चेस्ट से हटा दिया। विशाल बुरी तरह से खांसने लगा था। अचानक वो खड़ा हुआ और उसने काव्यांश को धक्का दिया, जिससे काव्यांश एक कदम लड़खड़ा गया। विशाल वहां से भागने लगा। ये देख काव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी कमर से गन निकाली और विशाल के दोनों पैरों पर मार दी, जिस कारण विशाल वही रेत पर गिर गया। काव्यांश उसके पास चल के गया और उसने बुरी तरह से उसके बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर किया और ध्रुति को अपने एक हाथ के बाहों के घेरे में लेकर बोला, मेरी मोहब्बत है वो, मेरी जीने की वजह है वो। मैं तो सन के हो गया इसके प्यार में, क्योंकि मेरी सन की इश्क की वजह है वो। इतना कहकर काव्यांश ने अपने शूज के पास से एक खंजर निकाला और उसके गर्दन पर जोर से चला दिया। ये देख ध्रुति जोर से चिल्लाई। विशाल मर गया था, लेकिन एक बार फिर ध्रुति के दिल में काव्यांश का डर बैठ गया था। फ्लैशबैक एंड। मीनाक्षी जी ने सबको देखा और बोली, अब तो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सबने अपना सर हिला दिया और अपने अपने कमरे में चले गए। ध्रुति और काव्यांश का कमरा। काव्यांश सोफे पर अपना लैपटॉप ले बैठा था और ध्रुति उसे एकटक देख रही थी और सोच रही थी कि वो काव्यांश को कैसे मनाए। जब काफी देर तक काव्यांश अपनी जगह से नहीं हिला तो ध्रुति थोड़ा नौटंकी करते हुए बोली, बहाने बनाना कोई उनसे सीखे, मनाकर मिटाना कोई उनसे सीखे। सबब रूठने का भी होता है, लेकिन यूं ही रूठ जाना कोई उनसे सीखे। ध्रुति के बोलने पर भी काव्यांश उसे कोई रिप्लाई नहीं करता तो ध्रुति थोड़ा तेज बोलती है, चल ध्रुव, आज कोई आपसे बात नहीं करने वाला। आज हम हमारे बेटी के साथ ही सो लेंगे। वैसे भी हमारी सौतन तो हमारे पति से चिपकी हुई है। इतना कहकर वो रूम से जाने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंच गई, काव्यांश ने उसे डोर से सटा दिया और उसे घूरते हुए बोला, अगर है आप में इतनी हिम्मत तो रूम से बाहर तो जाके दिखाइए हमें। ध्रुति काव्यांश के ऐसे एकदम से नजदीक आने पर थोड़ा हड़बड़ा गई और अपने सीने पर हाथ रख बोली, ऐसे कौन डराता है। काव्यांश ने ध्रुति से कुछ नहीं कहा और उसे कमर से कसकर पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे वाइडली चूमने लगता है। ध्रुति ने भी उसके कमर को पकड़ लिया और अपने और पास कर लिया। काव्यांश ने ध्रुति को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ध्रुति को और कसकर पकड़ लिया और लगातार उसके होठों को चूमने लगा। काव्यांश की किस ऐसी थी जैसे बस वो अभी ध्रुति के होठों को खा ही जाएगा। ध्रुति और काव्यांश जैसे अपने कमरे में आए, काव्यांश ने उसे बेड पर धीरे से धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, इस शराब में नशा बहुत है, पीने से पहले ही चढ़ जाती है। ग्लास में डाल दो तो इसका मजा किरकिरा है, मुंह से लगाओ तो मोहब्बत की निशानी है। ध्रुति उसे देख बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, अब आपकी उम्र हो रही है, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। काव्यांश ने उसके गर्दन पर सूंघते हुए कहा, उम्र हमारी हुई है, हमारे मोहब्बत की नहीं, जो हम अब आपसे प्यार न करे। ये कहते वक्त उसने ध्रुति के गर्दन पर हल्के हल्के चूमना स्टार्ट किया। उसकी हरकत पर ध्रुति गहरी गहरी सांस लेने लगी। काव्यांश ने उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पकड़ लिया और उसे एक सनक भरी स्माइल दी, जिसे देख ध्रुति अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं हुकुम साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। काव्यांश उसे देख अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, क्यों, हम क्यों करेंगे, हमें ये पसंद है। ध्रुति काव्यांश को घूरते हुए बोली, आप हम हर बार जानबूझकर ये करते हैं। काव्यांश ने उसे देख अपने एक आंख दबा दी और उसके पेट पर आकर उस पे हल्के हल्के फूंक मारने लगा। काव्यांश जब भी ध्रुति के पेट पर अपना प्यार जताता था, ध्रुति हर बार अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती थी और जब भी ध्रुति उसे प्यार करने से रोकती थी, काव्यांश हर बार उसे ऐसे ही तड़पाता था। काव्यांश ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच फंसाया और ध्रुति के पेट पर चूमने लगा, जिससे ध्रुति ने अपनी कमर थोड़ी ऊपर की तरफ उठाई। काव्यांश ने उसके कमर के नीचे अपना हाथ रखा और उसके पेट और कमर पर शिद्दत से चूमने लगा। काव्यांश के ऐसे करने पर ध्रुति जोर जोर से आहें भर रही थी। थोड़ी देर बाद काव्यांश रुका और ध्रुति के हाथ को छोड़ दिया और
उसके सीने पर से उसका पल्लू हटाकर उसके सीने को चूमने लगा। उसने अपने दांतों से ही ध्रुति के ब्लाउज के हुक निकाल दिए। वैसे ही ध्रुति का दिल धक धक करने लगा। कावेश ने ध्रुति के ब्लाउज को उसके सीने से निकाल दिया और उसके सीने के उभार को चूमने लगा। धीरे धीरे कावेश ने ध्रुति के सारे कपड़े निकाल दिए और उसके निचले हिस्से को उंगलियों से सहलाते हुए अपने कपड़े उतार दिए। फिर ध्रुति को ठीक से पकड़कर कावेश ने ध्रुति के पेट को चूम लिया और उसके अंदर समा गया। आधी रात तक कावेश और ध्रुति अपनी मोहब्बत के पलों में खोए हुए थे। न जाने रात के किस पहर तक दोनों एक दूसरे के पनाहों में खोए हुए सो गए। वहीं दूसरी तरफ शिमला, रात का वक्त। पहाड़ी पर एक बंगला था जो ज्यादा बड़ा भी नहीं था और न ही ज्यादा छोटा। उस बंगले के एक एक कमरे में किसी के कहराने की आवाजें आ रही थी। तन्वी बेड पर लेटी थी और उसके ऊपर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। वो तन्वी के साथ बिल्कुल जेंटल नहीं था। वो बस जैसे अपनी हवस मिटा रहा था। तन्वी भी दर्द में होने के बावजूद इंजॉय कर रही थी। वो जोर जोर से अपने पेनिस को तन्वी के अंदर बाहर कर रहा था और उसके बूंस को जोर से मसल रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ रुका और उसके ऊपर ही लेट गया। तन्वी उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली, अब क्या सोचा है तुमने? 25 साल खामोश नहीं था, बस कावेश के बर्बादी के दिन गिन रहा था। सिद्धार्थ ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए अपने आंखों में बेहिसाब नफरत लिए बोला और सोचने लगा उस दिन के बाद क्या हुआ। फ्लैशबैक। उस दिन कावेश के जाने के बाद इवान और विवान भी अपने कमरे में चले गए थे। उनके जाने के बाद वहां सिद्धार्थ का खास आदमी रूमी वहां पर आ गया था। उसने जब सिद्धार्थ के ऐसे हालत देखे तो उसने जल्दी से वहां से ले जाने का सोचा, लेकिन इस वक्त अगर कावेश को उसकी खबर लग जाती तो उनके लिए वो सिर्फ मौत ही साबित होगी। ये सोचकर उसने जल्दी से डॉक्टर से बात करके सिद्धार्थ को लेकर वहां से शिमला चला गया। वहां जाने के बाद रोमी को पता चला कि सिद्धार्थ कोमा में जा चुका है। 1 साल कोमा में रहने के बाद जब सिद्धार्थ को होश आया गया था, उसने कावेश को बर्बाद करने का ठान लिया था। उसने शिमला में अपना बिजनेस शुरू किया था। इसी बीच उसकी मुलाकात तन्वी से हुई थी जो छुप कर रह रही थी। जब दोनों मिले थे उन्होंने कावेश के खिलाफ प्लान करना स्टार्ट किया। इसी खुशी में उन दोनों ने छोटी सी पार्टी की थी जिसमें वो दोनों शराब के नशे में शारीरिक संबंध बन गए थे और तब से अब तक ये सिलसिला उनका रोज का हो गया था। तन्वी उसे देख डेविल स्माइल करने लगी और बोली, तो कब भेज रहे हो उन दोनों को? सिद्धार्थ, कल ही वो दोनों राजस्थान जाएंगे। तन्वी उसे देख बोली, अब बुढ़े हो गए तुम, वो जोश नहीं रहा तुम में। सिद्धार्थ उसे देख डेविल स्माइल देकर बोला, अभी भी बहुत आग है तुम्हारे अंदर। ये कहकर उसने तन्वी के बाल को कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर उस रूम में तन्वी की कहराने की आवाजें गूंजने लगी। सुबह का वक्त, राजस्थान। सत्यम शिवम सुंदरम। भजन की आवाज सुन सब अपने कमरे से बाहर आए। कावेश जब मंदिर में आया तब उसके चेहरे पर प्यारे से स्माइल आ गई। सामने ध्रुविका और ध्रुति भजन गा रही थी। उन दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। आरती के बाद सबने भगवान के आगे हाथ जोड़े और सब नाश्ते के लिए बैठ गए। ध्यांश ने कावेश को देखकर कहा, पापा आज आपकी मीटिंग थी ना, वो मैं बाद में देख लूंगा। लंदन वाली पार्टी भी आ जाने वाली है, उसे आप देख लीजिए। कावेश ने उसे देख अपनी गर्दन हिला दी और वो बस सब अपने अपने काम पर चले गए। ध्यांश और राधेश आरुष जब जा रहे थे कि तभी उनके गाड़ी के सामने कोई आ गया। गाड़ी के सामने ऐसा अचानक किसी के आ जाने से आरुष ने गाड़ी एक झटके में रोक दी। ध्यांश जो अपने लैपटॉप में मीटिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा था वो भी थोड़ा आगे की ओर झुक गया। आरुष गुस्से में बोला, डैम इट। ध्यांश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ? आरुष, पता नहीं भाई, कोई गाड़ी के सामने आ गया। राधेश, रुको मैं देखता हूँ। राधे कार से निकलकर आगे गया। सामने 2 लड़कियां थी जिसमें एक नीचे बैठी हुई थी और एक उसे उठने के लिए कह रही थी। राधेश उनके पास गया और उन दोनों को घूरते हुए बोला, ये कोई गार्डन नहीं है जो तुम यहाँ ऐसे बीच रास्ते में बैठी हो। अगर गाड़ी नहीं रोकते ना तो सीधा ऊपर की टिकट काट लेती। वो लड़की अधी और अक्षु ने घूरकर राधेश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वो जंगली सुअर
हमें कोई मरने का शौक नहीं है, हम किसी की जान बचा रहे थे। अपने लिए पहली बार एक लड़की के मुँह से सुअर सुन राधेश एकदम से आग बबूला हो गया। उसने अक्षु को घूरते हुए कहा, मैं जंगली सुअर तो तुम जंगली सुअरी। अक्षु अपने लिए सुअरी सुन राधेश को घूर कर देखती है और बोलती है, मेरा नाम अक्षिता है, अक्षिता। समझ आई बात? अगर आगे से मुझे कुछ और बोला ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। राधेश को वापस आता न देख ध्यांश ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और उसे एक हाथ से पकड़कर जैसे ही राधे को आवाज लगाने वाला था उसी वक्त वो नीचे बैठी लड़की खड़ी हो गई और राधेश की ओर घूम गई। उसके बाल खुले थे जो कमर के नीचे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस कारण ध्यांश को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके होठ दिख रहे थे। ध्यांश उसे देखने की कोशिश कर रहा था पर वो दिख नहीं रही थी, जिससे ध्यांश को अब गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने अपने कदम उसके ओर बढ़ाए। अदी ने अपने बालों को कान के पीछे किया और उसी वक्त ध्यांश के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दूध सा गोरा रंग जो इस वक्त धूप में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। ध्यांश अपने आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। अदी के हाथ में छोटा सा कुत्ते का बच्चा था। अदी ने राधेश को देख अपनी मीठी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी भाई, इससे बचा रहे थे। कुत्ते की ओर इशारा करके अदी की आवाज सुन ध्यांश अपने सीने पर हाथ से सहलाने लगा। उसकी धड़कनें काफी तेज थी और उसके आंखों में जुनून और दीवानगी। ध्यांश धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। ध्यांश का पूरा ध्यान अदी पर था। वो किसी दीवाने की तरह उसके पास खींचा चला जा रहा था। राधे ने अदी की बात सुन उससे कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। राधे की बात पर अदी हल्का सा मुस्कुराकर अपने सर हाँ में हिला दिया। ध्यांश अब तक उसके पास पहुंच चुका था। वो अदी के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जिससे अदी के बाल उसके चेहरे पर उड़ने लगे। ध्यांश उसके बालों की खुशबू में जैसे खो गया था। उसने अदी के बालों को सूंघते हुए उसके कान के पास थोड़ा झुककर बोला, खुशबू बने तू मेरी, मेरी रूह से महका दे मुझे, खो जाऊं मैं तुझ में इतना कि अपना ले तू मुझे। अपने कान के पास इतनी धीमी और दीवानगी भरी आवाज सुन अदी का रोम रोम सिहर गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन वो ध्यांश के चौड़े सीने से टकरा गई। अदी के छुअन से ध्यांश का दिल जोरों से पहले से ही तेज था। वो और ज्यादा जोरों से धक धक कर धड़कने लगा। ध्यांश ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने आंखें बंद में बेजुनून लिए उसके चेहरे को देखने लगा। सिल्वर ग्रे आईज, उस पर घने पलके, लंबे पतले होठ, ठुड्डी पर तिल जो उसके गोरे चेहरे को और नजर का टिक्का लगा रहा था। पतली फिगर और वो खूबसूरत थी। ध्यांश बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। अदी ने जब किसी को इतने पास देखा तो वो डर गई और ध्यांश से छूटते हुए बोली, जी तो छोड़ दीजिए। ध्यांश उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो उसमें इतना खो गया था कि उसे उसकी आवाज जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। डीके कॉलेज। रावी और ध्रुविका जैसे ही कॉलेज पहुंचे सब उन्हें देख साइड हो गए। रावी अपने टशन में जा रही थी और ध्रुविका एकदम शांत सी आगे जा रही थी। कुछ लड़कियां उन्हें देख बातें बना रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, हमें तो इसे देख लग ही नहीं रहा है कि ये यहाँ की राजकुमारी है। हमने तो सुना था हुकुम साहब बहुत गुस्से वाले हैं, फिर ये इतनी सिंपल कैसे हो सकते हैं? सच में उन्हीं की बेटी है ना, या बात ही कुछ और है? उनकी बातें सुन रावी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़के को घूरते हुए कहा, ये सच है कि राजकुमारी शांति, लेकिन जरूरी नहीं बच्चे बाप पर ही जाए। और तुम लोगों ने सिर्फ हुकुम सा के बारे में ही सुना है, तुम्हें नहीं पता हुक्मरानी सा कैसी है? ध्रुविका ने रावी का हाथ पकड़ा और कहा, चल ना रावी, हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं, इसलिए हम वही करेंगे और कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कॉलेज में क्या होता है उसकी खबर पापा के पास पहुंच जाते हैं और इन लोगों को शेर को उंगली करने है तो बेशक ये कर सकते हैं। रावी उसे देख बोली, ठीक है चल। वो दोनों वहां से जा रही थी कि उनका रास्ता किसी ने रोक लिया। रावी और ध्रुविका ने अपने सामने देखा जहां पर एक लड़की खड़ी थी। ध्रुविका ने उसे देखा और उसके साइड जाने लगी। ये देख उस लड़के ने फिर से ध्रुविका का रास्ता रोक लिया। रावी ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या थारे को यहाँ से हिलने के लिए इनविटेशन कार्ड दूं? वो लड़की रावी को इग्नोर करके ध्रुविका से बोली, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दोगी?
मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही। ध्रुविका ने उसके क्लास तक ले जाती है जो उसी की थी। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और क्लास में चली जाती है। रावी और ध्रुविका भी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ध्यान अदी की बातों का कोई जवाब नहीं देता, न ही उसे छोड़ता है। ये देख अदी उसे छूटने के लिए झटपटाने लगती है। अदी के इतना हिलने डुलने से ध्यांश को बहुत गुस्सा आता है। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की कोशिश करने की। ध्यांश अदी के कान में अपने सख्त आवाज में कहता है, हिलना मत, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ध्यांश के रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुन अदी घबरा जाते हैं और उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। अदी के आंखों से गिरे आंसू उसके गालों से होते हुए ध्यांश के हाथों में गिरने लगते हैं। ध्यांश को जब ये महसूस होता है तो वो अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। राधेश ध्यांश को ऐसे देख तो जैसे सदमे में चला जाता है। अक्षु ने उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त को रोको, क्या कर रहा है वो अदी के साथ। अक्षु के हिलाने पर राधे अपने होश में आता है और अक्षु को देख बोलता है, तुम्हारे दोस्त है ना, तो तुम जाओ। अक्षु उससे घूरते हुए बोली, तुम्हारा भी दोस्त है सुअर, तुम जाओ। ध्यान अदी के ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर करता है और उसके आंखों में देख बोलता है, खुदा करे तेरी नसीब हो में वो सारी खुशियां हो। हम आपके इतने करीब होके हमें देख आपके आंखों में चमक ना हो, ना कि ये आंसू हो। इतना बोल ध्यांश उसे छोड़ देता है। ध्यांश के छोड़ते ही अदी वहां से भागते हुए जाने लगती है, जिसे देख ध्यांश अपने दिल को सहलाते हुए बोलता है, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। इस वक्त ध्यांश के आंखों में अलग ही जुनून था। आरुष और राधेश उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो दुनिया का आठवां अजूबा हो। ध्यांश अभी भी वही देख रहा था जहां अदी गई थी। ध्यांश ने राधेश को बिना देखे ही कहा, पता करो। इतना बोलो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ध्यांश की बैठते ही सब वहां से चले जाते हैं। रात का वक्त सब अपना अपना खाना खाकर रूम में चले गए थे। आज भी ध्रुति और कामेश दोनों बालकनी में बैठे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों ही खामोशी से उस एहसास में खोए गए थे। ध्यांश अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। उसके आंखों में इस वक्त जुनून और दीवानगी भरी हुई थी और उसके सामने बार बार अदी का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने पास रखे गिटार को उठाया और अपने आंखें बंद करके अदी के उस मासूम से खूबसूरत चेहरे को याद करके गाने लगा। ध्यांश ने अपनी गिटार के तार छेड़े और सुर लगा दिया। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। उसके सुर की आवाज काव्यांश और ध्रुति के कान में भी पड़ी, जिसे सुन ध्रुति काव्यांश से बोली, ये तो ध्यान की आवाज है ना। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे। ध्यांश को मंदिर में देखी नजरों को याद करके गाना गाता है। ध्यांश गाना गाने के बाद अपने दिल को सहलाते हुए बोलता है, टमाटर जैसी रस से भरी थी वो मेरी रस भरी। फिर उस बालकनी के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए बोला, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है अब से, तुझे आदत बना लूं मैं एक बुरी अब से है। ध्रुति काव्यांश के सीने में सर रखकर ध्यांश का गाना सुन रही थी, लेकिन काव्यांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ध्रुति ने उसे देख कहा, क्या हुआ है आपको, जब से बैठे हैं खोए खोए से लग रहे हैं, कुछ बात है क्या हुकुम सा। काव्यांश ने ध्रुति के माथे पर किस करके कहा, कुछ नहीं हुक्मरानी साहब, बस ऐसे ही, चलिए सोते हैं, बहुत देर हो गई है। काव्यांश और ध्रुति आकर बेड पर लेट जाते हैं। काव्यांश ध्रुति को अपने बाहों में भर लेता है, फिर कुछ सोचकर डेविल स्माइल करके बोलता है, अपनी ताकत पर घमंड और कमजोरी पर पर्दा डालना औरों का काम है, भीड़ में भी अकेले खड़े रहे वो सिर्फ राजपूतों शेर का काम है। सुबह का वक्त आज की सुबह भी रोज की तरह ध्रुति और ध्रुविका की आरती से हुई। उनकी आरती होने के बाद काव्यांश अपने कमरे में चला गया। सब हॉल में बैठे थे, बच्चे अपने कमरे में थे। तभी सबके कान में काव्यांश की आवाज आई, हुकुम रानी साहब। उसकी आवाज सुन सबने अपना सर हिलाया। ध्रुति जो किचन में थी काव्यांश की आवाज सुन हड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई।
धृति जब कमरे में आई, कामेश ने उसे डोर से सटाकर दिया और उसे कमर को पकड़कर अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कामेश ने उसे छोड़ दिया और उसके माथे पर किस करके कहा, हम बाहर जा रहे हैं, रात को आएंगे, आप खाना खाकर सो जाना। धृत ने उसे हाँ कहा और उसके साथ नीचे आ गई। नाश्ता करके सब अपने कमरे काम पर चले गए। दूसरी ओर अधि का घर। अधि की मामी सुशीला देवी और उनकी लड़की पिंकी दोनों बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी वहां अधि आती है, जिसके हाथ में सब्जी का बर्तन था। अधि को अपने सामने देख सुशीला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुशीला देवी ने उसे देखा और कहा, कितनी बार कहा है तुझे, अपनी मनुष्य शक्ल हमें बार बार मत दिखाया कर, पर तू है कि अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। कितनी बार कहा है, तुम्हारी इस मनुष्य शक्ल को छुपाकर रखा कर, पूरा मूड खराब कर दिया। न जाने सुशीला देवी ने उसे कितनी खरी खोटी सुनाई। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया और उसका दुपट्टा छीनकर उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, अगर आइंदा से मेरे सामने तेरा ही चेहरा आया तो तुझे घर से निकाल दूंगी। मामी जी की इतनी सारी कड़वी बातें सुन अधि के आंखों से एक लकीर खींच गई, पर उसके गालों पर लुढ़क गई। अधि जल्दी से वहां से किचन में चली गई और एक कोने में बैठकर अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। अधि के जाने के बाद पिंकी अपनी माँ को देखकर बोली, माँ, मैं क्या कह रही थी, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। सुशीला देवी, कौन सा प्लान? पिंकी ने कहा, हम ना इस अधि के बच्ची को बेच देते हैं, बहुत पैसा मिलेगा और हमें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी हमें। क्या बोलती है आप? सुशीला देवी खुश होकर बोली, आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन इसे लेगा कौन और उसके बदले में हमें इतना पैसा कौन देगा? पिंकी ने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्यांश अपने केबिन के अंदर किंग साइज चेयर पर बैठा था और अपने चेयर को घुमाते हुए दीवानगी से बोला, कर दे नजरे करम मुझ पर, मैं तुझ पे एतबार कर दूं। दीवाना हूँ तेरा ऐसा कि दीवानगी की हद को पार कर दूं। ये कहकर ध्यांश अपने चेहरे पर सनक भरी स्माइल लिए अधि के चेहरे को याद करने लगता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। ध्यांश बार बार अपने चेयर को घुमा रहा था और सनकियों की तरह स्माइल किए जा रहा था। तभी केबिन का गेट नॉक होने की आवाज आती है तो ध्यांश उसे अंदर आने को कहता है। केबिन के बाहर राजेश खड़ा था। राजेश अंदर आकर ध्यांश की तरफ देखकर बोलता है, भाई, वो आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी ना, वो? ध्यांश ने उसके बात को बीच में ही काट कर उसे वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए कहता है। राजेश एक नजर उसे देखता है, फिर इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। नाम अधिराज तिवारी। इनके माँ बाप की 16 साल पहले ही मौत हो गई है। तब से इनके मामा जी के घर रहते हैं। मामी जी इन्हें बहुत परेशान करते हैं। ऐसे ही राजेश ध्यांश को बहुत सी इंफॉर्मेशन बता देता है। ध्यांश उसकी बातें सुन उसके हाथों से वो फाइल ले लेता है और उसे केबिन से बाहर जाने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर राजेश केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ध्यांश वो फाइल ओपन करता है। पहले पेज पर अंदिरा की फोटो थी, जिसमें वो फूलों पर पानी डाल रही थी। बहुत खूबसूरत फोटो थी वो। उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन थी। ध्यांश उसका नाम बार बार दोहरा रहा था, अधीरा, अधीरा। मेरे जहां में बसी है वो, जैसे गुल में खुशबू, ख्यालों में आती जाती, मेरे एहसासों में शामिल है वो। चिनार के पत्ते पर शबनम सी, जन्नत की फिजा है वो। राजेश जब केबिन से बाहर आया तब आरुष उसका ही वेट कर रहा था। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? आरुष ने राधे को आते हुए पूछा तो राजेश ने उसे देख कहने लगता है, भाई को मोहब्बत हुई है, वो भी सच्ची वाली। आरुष ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी ध्यांश अपने केबिन से बाहर आया और कहीं जाने लगा। उसके पीछे ही आरुष और राजेश भी चला गया। दूसरी तरफ अधि अपने घर से अक्षु के घर जाने के लिए निकलती है। अधि और अक्षिता मिडिल क्लास थी, इसलिए वो चौल में ही रहते थे। अधि जैसे ही अपने घर से निकली, वहां पर कुछ लड़के जो गली में बैठकर मजे कर रहे थे, वो अधि को देख अजीब नजरों से घूरने लगे। ये देख अधि का खून जल रहा था, लेकिन वो चुपचाप जाने लगी। ये देख वो लड़के जोर जोर से गाने लगे, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।
सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। वो लड़के बहुत चिल्लाकर गाना बोल रहे थे। उनके गाना सुन अदी को बहुत रोना आ रहा था। वो अपना सर झुकाकर आगे चली जा रही थी कि अचानक सब लड़के उसके पैरों में गिर गए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए आगे के एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।